हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग संकलन क्षमता का एक आखिरी पॉइंट जो रह गया है उसको कंप्लीट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट था अंतःकेंद्रित काय, अंतःकेंद्रित कह दे या फिर काय केंद्रित कह दे घनी इकाई सेल की संकुलन क्षमता। मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की संकुलन क्षमता क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो अंतःकेंद्रित या काय केंद्रित आपकी कोशिका है या कह दें कि इकाई सेल है, इसमें कोनों के अतिरिक्त माने अगर जो कण पाए जा रहे हैं वो यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त एक मध्य में माने बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कमरा होता है ना, कमरे के कोनों पर तो कण उपस्थित है लेकिन एक बीचों बीच भी एक कण उपस्थित है, तो इसे हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड इकाई सेल। बॉडी सेंटर्ड इकाई सेल में कितने कण किसी परमाणु द्वारा घेरे जाएंगे या किसी परमाणु के कण जो है या किसी भी क्रिस्टल के कण द्वारा इस इकाई सेल में कितना आयतन घेरा जा रहा है, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, एक बॉडी सेंटर्ड संरचना बना करके दिखाई है। यहां पर हमने एक कण ए और बी मान लिया है और इसके बीच हमने क्या एक रेखा खींच ली है, और दूसरा कण हमने मान लिया सी और डी और इसके बीच भी हमने क्या कर ली है, रेखा बना करके लिख ली है। और यहाँ पर क्या बिल्कुल मध्य में, कोनों पर तो कण उपस्थित है, बिल्कुल एक मध्य में भी एक कण उपस्थित है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है इन कणों द्वारा कितनी होगी, कितना आयतन इनके द्वारा घेरा जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप ऐसा समझ लें कि 4 गोले ऊपर और 4 गोले नीचे और उन 4 गोलों के बीचों बीच एक गोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या है, एक कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं। क्या खासियत इसकी? इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि क्रिस्टल है वो केवल मध्य में जो गोला उपस्थित होता है या बीचों बीच जो गोला उपस्थित होता है वह अन्य सभी से क्या करता है, टच करता है। बाकी 4 कोनों पर ये जो उपस्थित है ये एक दूसरे को टच नहीं कर पाते, एक दूसरे को छू नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो संकुलन क्षमता है वो क्या निकल के आती है। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी में कणों की संकुलन क्षमता कितनी है। पहले तो देखें कि कोनों पर उपस्थित कण जो है, तो कोनों पर कितने कण होते हैं, 8, और कितना भाग उसके द्वारा घेरा जाता है, 1/8 भाग घेरा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 गुणा 1/8, तो हमने क्या निकाला है, यहाँ पर 1 आया, और एक बिल्कुल मध्य में जो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल में है, तो टोटल कणों की संख्या कितनी है, 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर माना अंतः गोले की त्रिज्या r है, माने ये जो गोला दिया गया है इस गोले की जो त्रिज्या है, जो बीचों बीच कण उपस्थित है उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो घन के किनारे की लंबाई और घन के किनारे की लंबाई कितनी है, यहाँ पर a मान के चला है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर a, माने ये जो घन के किनारे की लंबाई है वो कितनी है, 1। अब एक गोले का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब से। माने हमारा जो गोला है कैसा है, एक ठोस गोला है, उस गोले का आयतन क्या निकालना है, 4/3 पाई r क्यूब से निकाल लेंगे। तो हमें पता है एक कण या गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 2 कण का कितना होगा, तो 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। इसके आधार पर क्या निकाल लेंगे, 8/3 पाई r क्यूब। मतलब क्या है कि पूरे घन में कितने कण हैं, 2 कण हैं, और जिनका आयतन कितना है, 8/3 पाई r क्यूब। अब आइए देखिए, यहां पर हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ठीक है ना। इस त्रिभुज के द्वारा हम देखेंगे यहां पर त्रिभुज A, त्रिभुज B, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C से मिलाकर के हमने त्रिभुज मान लिया है जो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस की प्रमेय है वो अप्लाई कर देंगे। क्या है, फलक विकर्ण, फलक का विकर्ण क्या, ये एक फलक है, ऊपर वाला फलक, इस फलक का विकर्ण क्या है, AC है, तो AC बराबर क्या हो गया, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस कह सकते हैं AB का स्क्वायर। तो उसके आधार पर हमने यहाँ क्या मान लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, रूट को स्क्वायर को उधर पहुंचा दिया, इस पर रूट लगा दिया। अब क्या हुआ
कि यहाँ पर ए और ए इन भुजाओं की लंबाइयां दी गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी की भुजा का वर्ग, तो हम लिख दिया ए बी भुजा का वर्ग, बीसी भुजा का वर्ग, बीसी भुजा का वर्ग लिख दिया, जिससे क्या निकल के आया a√2। ठीक है, आगे देखिए अगला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी से, माने ये जो त्रिभुज है ए सी और डी, यहां से ये वाला त्रिभुज और ये यहां से इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए सी डी में विकर्ण कौन सा हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, तो एडी विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी विकर्ण। ये भी समकोण त्रिभुज है लेकिन इसमें क्या एडी त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पर एडी से क्या करेंगे, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर आपने कितना निकाला, देखो एसी का निकाला था आपने कितना, a√2, तो a√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस a का स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया तो आ गया आपका 3a स्क्वायर बराबर a√3। तो यहां पर जो AD आई, ये जो भुजा की लंबाई आई वो कितनी आई आपकी, a√3। अब आपको पता है कि BCC के कण यानी जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उनके कण एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं, केवल कौन सा, अंता बिंदु पर, माने केंद्र का जो गोला है यही गोला केवल चारों से टच कर रहा है। कंडीशन आप समझ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं बनाने के लिए, मतलब ये 4 गोले हैं, ये 4 गोलों के बीच में एक अगर गोला हो तो ऑटोमेटिकली ये दूर दूर हो जाएंगे, माने ये स्थिति बनेगी, देखो ये इस प्रकार से, तो ये देखो ये बीच का गोला है, केंद्र का गोला, 4 ऊपर ऐसे 4 ऊपर इसके कर दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो किनारे के गोले हैं ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, टच कौन कर रहा है, केवल बीच वाला। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये भुजा सीधी बनती हुई दिखाई देती है, अगर क्रॉस करके देखें तो, तभी तो ये बना AB, एक क्रॉस बनता हुआ जाता है। तो इसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम AD निकालें, AD, तो AD कितना बनेगा, देखो कितने गोले हैं, 1 2 और 3, मतलब क्या ये अंता बिंदु का हो गया, इसका तो इनकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो यहां से कितना हो गया R, यहां से कितना हो गया R, फिर इसके मध्य का ये R, फिर ये कितना होगा R, तो टोटल कितने हो गए 4R, तो हमने ले लिया 4R। अब देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD हमारी ये भुजा की लंबाई कितनी थी, भुजा की लंबाई थी हमारे पास a√3, तो a√3 बराबर 4R, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4R/√3। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, जो भुजा की लंबाई है वो हमारी कितनी है, 4R/√3। अब आपको पता है कि इकाई सेल का आयतन क्या होता है, तो इकाई सेल का आयतन होता है AQ, माने भुजाओं की लंबाई का क्यूब। अब देखो इकाई सेल का जो क्यूब हमने निकाला, तो हमें एक का वैल्यू पता है कितना है, 4R√3, वैल्यू को रखा, आ गया 64R³/3√3। अब यहाँ पर संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको क्या मिल गई, एक भुजा का एक सेल का आयतन मिल गया, तो आपको संकुलन क्षमता का सूत्र पता है, इकाई सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का कुल आयतन। तो इकाई सेल द्वारा कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना निकाला था, वो देखो ये था, 2 कण थे ना, 2 कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना था, 8/3 πr³, और इकाई सेल द्वारा घेरा गया आयतन वो ये है, तो दोनों की वैल्यू रख दी, और जब आप इस वैल्यू को पुटअप करके यहां से सॉल्व करेंगे, 8/3 πr³/r³/√3√3, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू ये रखी है, √3 की वैल्यू आप ये रखी है, बाकी ये पाई से r³ से r³ कैंसिल हो गया है, माने ये कैंसिल हो गया, r³ से r³। अब ये कहां बचा, देखो 3 कहां चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये 64 बचा, 8 गुणा और ये √3 बचा, चला गया ऊपर। तो अब देखो टोटल अगर गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 68%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक BCC में ऐसे लिख सकते हो, अतः BCC में कणों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का
68% में, और रिक्त आयतन कितना होगा? 32%। मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपका बीसीसी है यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें कणों द्वारा जो आयतन घेरा जाएगा वो कितना होगा? 68% होगा, और जो रिक्त बचेगा वो 32% होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी इकाई सेलों की संरचना, और इकाई संरचना में जितने कण भी जिनके आयतन घेरे गए हैं तो उसके आधार पर उसकी संकुलन क्षमता आई। तो यहां पर जो संकुलन क्षमता है वो क्या है? 68% है। संकुलन क्षमता कितनी है? 68%। तो बीसीसी में इकाई सेल द्वारा घेरा गया आयतन जो होगा वो पूरे आयतन का 68% होगा। ठीक है, धन्यवाद।